राजधानी लाइव के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। बुलेटिन का आगाज करते हैं। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन में शामिल एक प्रदर्शनकारी ने दिल्ली पुलिस पर जानलेवा हमला कर दिया। आरोप है कि प्रदर्शनकारी ने दिल्ली पुलिस के जवान पर हमला किया है। हमलावर की पहचान हरप्रीत सिंह के रूप में हुई है। आरोप है कि उसने तलवार के बल पर पहले दिल्ली पुलिस के एक जवान की कार छीन ली थी और इसके बाद पुलिस ने उसका पीछा करना शुरू किया तो वो मुकरबा चौक पर कार छोड़कर एक स्कूटी लेकर भाग खड़ा हुआ। आपको बता दें, ऐसे में एसएचओ समयपुर बादली आशीष दुबे ने अपने बाकी स्टाफ के साथ उसका पीछा करना शुरू किया। उसी दौरान इस व्यक्ति ने एसएचओ आशीष दुबे पर तलवार से हमला कर दिया और इस हमले में एसएचओ की गर्दन में चोट लगी है। रात को ही उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि इस हमले में उनकी जान बाल बाल बच गई है। आरोपी पंजाब का रहने वाला ये बताया जा रहा है। उसके खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पहला मुकदमा लूट का है और दूसरा 307 यानी हत्या के प्रयास का दर्ज किया गया है। वहीं कुछ देर पहले खबर सामने आई थी कि गणतंत्र दिवस के दिन किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा मामले में फरार एक आरोपी और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने गिरफ्तार किया है। मनिंदर सिंह पर लाल किले के अंदर हिंसा तोड़फोड़ करने के साथ पुलिसकर्मियों पर हिंसा करने का आरोप भी है। उसे लाल किले के अंदर कई सीसीटीवी वीडियोज में हाथ में तलवार और लोहे का रोड लहराते हुए हंगामा करते हुए देखा गया था। तो दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन में शामिल एक प्रदर्शनकारी ने दिल्ली पुलिस पर जानलेवा हमला कर दिया है। आरोप है कि प्रदर्शनकारी ने दिल्ली पुलिस के जवान पर यह हमला किया है। हमलावर की पहचान हरप्रीत सिंह के रूप में हुई है। आरोप ये भी है कि उसने तलवार के बल पर पहले दिल्ली पुलिस के एक जवान की कार छीन ली थी और इसके बाद ही पुलिस ने उसका पीछा करना शुरू किया तो वो मुकरबा चौक पर एक कार छोड़कर एक स्कूटी लेकर फरार हो गया और ऐसे में एसएचओ समयपुर बादली आशीष दुबे ने अपने बाकी स्टाफ के साथ उसका पीछा करना शुरू किया। उसी दौरान इस व्यक्ति ने एसएचओ आशीष दुबे पर तलवार से हमला कर दिया और इस हमले में एसएचओ की गर्दन पर चोट लगी है। रात को ही उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि इस हमले में उनकी जान बाल बाल बच गई है। आरोपी पंजाब का रहने वाला बताया है। उसके खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। पहला मुकदमा लूट का बताया जा रहा है तो दूसरा मुकदमा बताया जा रहा है कि 307 यानी कि हत्या के प्रयास का मामला ये दर्ज किया गया है। वहीं कुछ देर पहले खबर सामने आई थी कि गणतंत्र दिवस के दिन किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा मामले में फरार एक और आरोपी को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। मनिंदर सिंह पर लाल किले के अंदर हिंसा तोड़फोड़ करने के साथ पुलिसकर्मियों पर हिंसा करने का आरोप भी दर्ज किया गया है। उसे लाल किले के अंदर कई सीसीटीवी वीडियोज में हाथ में तलवार और लोहे का रोड लहराते हुए हंगामा करते हुए देखा गया था। इस पर तमाम जानकारी देने के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी जुड़ गए हैं। राजीव, लगातार किसानों का प्रदर्शन एक तरफ तो जारी है, दूसरी तरफ एक लगातार हमले की भी खबर सामने आ रही है। बात करें एसएचओ की तो उस पर भी एक व्यक्ति ने हमला किया है, तो उसको लेकर क्या कुछ अपडेट मिल रही है? जिस तरीके से लगातार जो सिंधु बॉर्डर पे अभी भी किसान बैठे हुए हैं, लगभग कह सकते हैं 80 दिन के करीब हो चुके हैं और कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप कह सकते हैं जो लाल किले की घटना हुई थी यानी 26 जनवरी पे जो लाल किले तक किसान पहुंचे थे, यहाँ तक कि अंदर जाकर तलवार लहराई थी, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था, यहाँ तक कि केसरी झंडा फहराया था। मगर उसके बाद की जो घटना है वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली है, क्योंकि एक जो किसान है हरप्रीत नाम का व्यक्ति, वो कहीं ना कहीं तलवार लेकर एक पुलिसकर्मी की गाड़ी कार छीन लेता है और उसको लेकर दिल्ली की तरफ रवाना होता है और उसके बाद में उसे रोकने की कोशिश की जाती है तो कहीं ना कहीं वो कार छोड़कर एक स्कूटी लेकर सवार भागने की कोशिश करता है। मगर जिस तरीके से बात करें, समय पर बादली के जो एसएचओ उस टाइम पे मुबारकपुर चौक पर खड़े हुए थे और वो भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं जो हरप्रीत नाम का व्यक्ति है उसको रोकने की जैसे ही कोशिश की तो उस व्यक्ति ने तलवार से एसएचओ के ऊपर ही हमला कर दिया, जिसकी वजह से उनकी गर्दन पर और हाथ पर चोट आई। मगर कहीं ना कहीं जिस तरीके से बात करें इलाज की, तो इलाज भी उनका करवाया गया एसएचओ का और जो हरप्रीत है उसको भी गिरफ्तार किया गया था। मगर इस तरीके से अस्पताल के अंदर ले जाया गया और उसको एसएचओ को लगभग 12 घंटे बाद उनको छुट्टी दे दी गई। मगर जिस तरीके से लगातार इस तरीके की घटना हुई है, किसानों के अंदर जो बैठे हुए लोग हैं यानी कि जो क्या किसान जो प्रदर्शन कर रहे हैं अपने किसान
कृषि कानून को वापस कराने के लिए, मगर वो इस तरीके की घटना करते हैं तो शर्मसार जरूर करते हैं। मगर जिस तरीके से बात करें हरप्रीत की, तो हरप्रीत के ऊपर 2 केस लगाए गए, एक लूटपाट का, दूसरा 307 का, यानी कि मर्डर का। यानी कि कह सकते हैं दिल्ली पुलिस ने अब सख्ती से पालन किया है। और जिस तरीके से समयपुर बादली के जो एसएचओ है अश्वनी दुबे, उनके ऊपर इस तरीके का हमला होना तो कहीं ना कहीं ये जाहिर करता है कि दिल्ली पुलिस की सुरक्षा कितनी लूज थी, और कहीं ना कहीं उनके ऊपर जो हमला हुआ है उससे कहीं ना कहीं और ज्यादा सख्ती करनी पड़ेगी अब किसानों के ऊपर। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये घटना की गई है उससे साफ जाहिर है किसानों की तरफ से भी इस तरीके की उग्रता नहीं होनी चाहिए थी, बल्कि वो किसानों की तरफ से जब कहा गया था कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे तो उसे शांतिपूर्ण ही रहने देना चाहिए था। मगर इस तरह की घटना, यानी कि तलवार लहराई गई थी लाल किले पर भी, और जिस तरीके से अब कह सकते हैं एसएचओ के ऊपर हमला किया, तो कहीं ना कहीं किसानों की जो शान थी वो डूबती नजर आई है इसके अंदर। जी तो राजीव, एक तरफ तो लगातार जहां दिल्ली हिंसा का मामला जो तुल पकड़ता जा रहा है, लगातार पुलिस एक्शन मोड पर है और कई मामले भी दर्ज हो चुके हैं किसानों के ऊपर भी, और इसी के चलते अगर बात करें दीप सिद्धू की तो उसके भी खिलाफ मामला लगातार दर्ज हो चुके हैं, गिरफ्तार कर लिया है और ऐसे 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन अगर बात करें दिल्ली हिंसा की और सिंगू बॉर्डर पर भी जिस तरीके से एक हमलावर ने हमला किया है एसओएचओ पर और पुलिस प्रशासन पर, कहीं ना कहीं तो सवालिया निशान खड़े जरूर होते हैं। वो इसलिए क्योंकि जब ऐसे हालात देखने को मिल रहे हैं, आए दिन ऐसे हमलावर की हमला करने वाली खबर सामने आ रही है, उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन की तरफ से ऐसे कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए। देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से बात करें सिंधु बॉर्डर की, तो सिंधु बॉर्डर पर बिल्कुल पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हुए थे, मगर कहीं ना कहीं जब थोड़ी बहुत भी लापरवाही होती है तो कहीं ना कहीं इस तरीके की घटना सामने आती है। मगर जिस तरीके से बात करें पुलिस की, तो पुलिस की तरफ से यहाँ पर जरूर ढील थी, और जिस तरीके से किसानों के अंदर जो तलवार लेके आए हुए हैं और जो लाल किले तक भी तलवार लहराई गई थी, और वही कहीं ना कहीं अब एसएचओ के ऊपर भी हमला किया गया, तो कहीं ना कहीं ये जरूर एक सुरक्षा व्यवस्था लूज है, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं किसान जो है वो तलवार लेकर या फिर ऐसे इस तरीके के हमला करना, वो भी पुलिस के ऊपर, क्योंकि लाल किले के ऊपर भी हमने यही देखा था कि वहां पर भी पुलिस कर्मियों पर भी हमला किया गया था। लगातार कहीं ना कहीं तलवारें लेने आने की बात हो, या फिर ट्रैक्टर चलाने की बात हो, या फिर जिस तरीके से डंडे लाठियों की बात जो होती थी लाल किले के अंदर भी देखने को मिली थी, मगर यहाँ पर भी तलवार जिस तरीके से एसएचओ के ऊपर लहराई गई है, और यहाँ तक कि पुलिसकर्मी की कार छीनकर भागने की कोशिश करता व्यक्ति और दिल्ली की सीमा के अंदर घुसने की कोशिश करता है, वहां पर रोकने की जब उसे कोशिश की जाती है तो वो उल्टा ही पुलिस के ऊपर, यानी कि पुलिस के अधिकारी के ऊपर ही तलवार से हमला कर देता। तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की कमजोरी जरूर साबित करता। मगर जिस तरीके से किसानों की तरफ से भी इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि जब किसानों ने कहा था स्टार्टिंग में ही कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे, सिर्फ हमें कृषि कानून वापस कराना है, ना कि किसी से हिंसा करनी है, ना ही कोई सरकार से लड़ाई लड़नी है। मगर जिस तरीके से ये घटना सामने आ रही है तो कहीं ना कहीं जाहिर है कि किसानों की तरफ से भी लापरवाही है और पुलिस की तरफ से भी लापरवाही है। अगर किसान अपनी जो वॉलंटियर टीम है या फिर जो कहे जो सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं, हर तरीके से गौर करना चाहिए था कि अभी तलवारबाजी ना हो। अगर होती लेके भी आते हैं व्यक्ति, क्योंकि उनका यह अधिकार है, तो कहीं ना कहीं उनको भी कहीं ना कहीं एक ऐसी जगह पे रखना चाहिए ताकि उसका इस्तेमाल आम पब्लिक के लिए ना किया जा सके। मगर जिस तरीके से अब पुलिस के ऊपर भी इस तरीके का हमला किया जाता है, चाहे वो दीप सिद्धू लाल किले तक लेके जाए उकसाकर, या फिर और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, या फिर इकबाल सिंह का नाम लिया जाए, या फिर कहें जिस तरीके से अब हरप्रीत के नाम आया है जिसने तलवार से एसएचओ पर हमला किया, तो कहीं ना कहीं शर्मसार जरूर करती है किसानों की शान को भी। मगर कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की लापरवाही भी है, उसको भी उजागर करती है। मगर दिल्ली पुलिस अब लगातार एक्शन के मोड में है, और यहाँ तक कि अब कह सकते हैं सिंधु बॉर्डर की बात करें तो सिंधु बॉर्डर पर भी पुलिस के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए। यहाँ तक कि जिस तरीके से गाजीपुर बॉर्डर को भी कहीं ना कहीं एक छावनी के तौर पर तब्दील किया गया था, अब सिंधु बॉर्डर को भी इसी तरीके से छावनी के तौर पर तब्दील किया जाएगा। जी तो राजीव, वीडियो में साफ तौर पे देखा जा सकता है एक व्यक्ति है जो एसएचओ पर हमला करता है दूसरी तरफ, और भागते हुए एक तलवार को भी लहराते हुए वीडियो दिखाई दे रही है। लेकिन अगर बात करें सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, सरकार इस दौरान क्या कुछ कार्रवाई करने की बात कर रही है या उनका क्या कुछ कहना है? क्योंकि अगर ऐसे एक वीडियो सामने आना कहीं ना कहीं अपराधियों के हौसले और बुलंद करना है। देखिए बिल्कुल समझने वाली बात होगी। यहाँ पर हमने डीसीपी से बात करी थी, तो डीसीपी ने भी यही कहा था कि हम जो आरोपी है हमारी गिरफ्त के अंदर है, उसके ऊपर अब केस दर्ज कर लिए गए हैं,
कार्रवाई की जाएगी। मगर अब कार्रवाई तो बाद में की जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से 2 केस दर्ज हुए हैं, एक लूटपाट का और दूसरा मर्डर का, तो कहीं न कहीं जिस तरीके से तलवार लहराई गई थी वो भी एसएचओ के ऊपर और उनके ऊपर हमला भी किया गया। या अगर वो गर्दन की जगह पे थोड़ा-सा और गहरा घाव हो जाता तो शायद एसएचओ की मौत भी हो जाती। हम्म। मगर जिस तरीके से घाव जो था वो हल्का था, तो जिसकी वजह से 12 घंटे के बाद उनको छुट्टी मिल गई और वो अपने घर पे रेस्ट कर रहे हैं। मगर कहीं न कहीं इस तरीके की घटना करना तो कहीं न कहीं शर्मसार ज़रूर करता है और पुलिस की जो कमजोरी है वो भी उजागर करता है, क्योंकि जिस तरीके से कह सकते हैं जो कहते हैं लाल हम्म। किले पर जो घटना हुई थी वो उसके बाद में जो कह सकते हैं कि मंगोल पुरी की घटना थे उसमें भी कहीं न कहीं पुलिस का लूज पॉइंट था। मगर हम्म। मंगोलपुरी में भी 2 घटनाएं हुई, वहां पर भी पुलिस की लूज पॉइंट नजर आया, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस बाद में सख्ती करती है और उससे पहले सख्ती नहीं होती है, और जिसकी वजह से बदमाशों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। मगर अब जब बिल्कुल। एसएचओ के ऊपर ही हमला होता है तो कहीं न कहीं जो सिंधु बॉर्डर पर देखने को मिला हम्म। है तो वो भी कहीं न कहीं शर्मसार जरूर करता है। हम्म। मगर पुलिस की जो कमजोरी है उसका फायदा उठाते हुए नजर आते हैं बदमाश हुए या फिर जिस तरीके से हमला करने वाले लोग हुए। मगर हम्म। कहीं न कहीं जिस तरीके से लापरवाही है वो लापरवाही जरूर दूर होनी चाहिए, हम्म। चाहे वो पुलिस की तरफ से हो और किसानों की तरफ से भी, क्योंकि किसानों की तरफ से भी कहा गया था कि हम सीसीटीवी कैमरे लगा रहे हैं, वॉलंटियर की टीम बढ़ा रहे हैं, मगर वो जो इंतजाम है वो भी कहीं ना कहीं कमजोरी साबित करते हैं नजर आ रहे हैं। जी। तो राजीव, जो आरोपी है हरप्रीत, अगर उसकी बात करें, पुलिस के दौरान कुछ पूछताछ में पता चला है क्या कौन था ये व्यक्ति और किसके कहने पर ऐसी लूट की वारदात को अंजाम दिया और जिस तरीके से हमला भी किया एसएचओ पर? देखिए, बिल्कुल अगर बात करें जो हरप्रीत की, तो हरप्रीत ने की अभी जानकारी यही मिल पाई है कि वो पंजाब का रहने वाला है, किसान आंदोलन में काफी समय से जुड़ा हुआ था। मगर ये नहीं स्पष्ट हो पाया है कि ये कहाँ से रहने वाला, पंजाब के किस जगह से रहने वाला है, और या फिर इसकी हम्म। पूरी डिटेल क्या है, क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड है इसका, या फिर ये तलवारबाजी वाकई इस तरीके से करता रहता है या फिर कहें और हिंसाओं में इसके शामिल है, ये अभी जांच का विषय है। मगर जिस तरीके से इसे अरेस्ट कर लिया गया है और उसके बाद में उससे पूछताछ की जा रही है, मगर देखना होगा क्या क्या पुलिस की रिपोर्ट के अंदर क्या खुलासा होता है। मगर कहीं ना कहीं ये जरूर है, कहीं ना कहीं दोनों तरफ से लूज पॉइंट जरूर है, चाहे किसानों की तरफ से कहें या पुलिस की तरफ से कहें। आप बिल्कुल। किसानों के जो संगठन में कोई नेता है उनको भी वॉलेंटियर की टीम बढ़ानी पड़ेगी, यहाँ तक कि जिनके पास भी हथियार है, चाहे वो तलवार हो या कृपान हो या फिर कोई और हथियार हो, उनकी भी डिटेल बनानी चाहिए और सीसीटीवी कैमरे की जो फुटेज है उनको भी चेक करना चाहिए। मगर दिल्ली पुलिस के जवान भी जो अब किसानों के बीच में जाकर सीसीटीवी फुटेज चेक करेंगे और यहाँ तक कि जो जिनके पास तलवार या कृपान वगैरह इस तरीके के हथियार है उनसे भी पूछताछ की जाएगी कि इस तरीके के हथियार वो क्यों रख रखे हैं और इसका कारण क्या है, या फिर वो किसी मकसद से लेके आए हैं या फिर उनकी सुरक्षा के लिए। ये सारी जानकारी अब दिल्ली पुलिस जुटाती नजर आएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तिवारी तमाम जानकारी देने के लिए। तो रुक करते हैं अगली खबर का। महाराष्ट्र में कोविड-19 के मामलों में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखी जा रही है। इस बात से चिंता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने नागरिकों को अपील करते हुए कहा कि मास्क पहनने और उचित दूरी का पालन करने जैसे निर्देशों का सख्ती से पालन करें या एक बार फिर लॉकडाउन का सामना करने के लिए तैयार रहे। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में पिछले 1 महीने से अधिक समय से सबसे ज्यादा संक्रमण के 4092 से 100 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं और पिछले 7 दिनों से रोजाना लगातार 3000 से भी अधिक मामले आ रहे हैं। और वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने जिला अधिकारियों को निगरानी रखने के आदेश दे दिए हैं, नियम न पालन करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिए हैं। और साथ ही महापौर ने भी बढ़ती मरीजों की संख्या पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के साथ चर्चा जारी है, हालात नहीं नियंत्रण में आए तो आनन फानन में लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। आपको बता दें कि लोगों से अपील है कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का इस्तेमाल करें और पिछले 15 दिनों से लोकल ट्रेन चलने की वजह से 4 इलाके कंटेनमेंट जोन में आ गए हैं और अभी भी वक्त है कि लोग सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। जैसा कोरोना का बढ़ता प्रादुर्भाव देखते हुए महानगर पालिका बहुत ही सजग तरीके से काम कर रही थी, लेकिन जब भी हमारा जो परसेंटेज वाइज देखा जाता है वो 25 के ऊपर था, उसके बाद कम होते हुए 4 तक आ गए, अभी वापस 4 से बढ़ रहा है। हर वार्ड में टी वार्ड हो के ईस्ट के वेस्ट, ये वार्ड में पेशेंट बढ़ रहे, बाकी भी वार्ड में पेशेंट बढ़ रहे। तो मुझे लगता है एक रुग्ण कोरोना कोविड-19 का मिलता है तो वो एक खुद 25 या 26 लोग को कोविड-19 का प्रादुर्भाव हो जाता है। 100 लोग को मिलता है और 24 या 26 लोगों को कोविड बाधित हो जाता है।
इसीलिए कोविड से बच सैनिटाइजर हो और सोशल डिस्टेंसिंग। मुझे पता है अभी रेलवे में भी सोशल डिस्टेंसिंग कैसा हो सकता है, तो बात मत करो ज़्यादा। कोई टॉल होगा और ऐसा होगा तो बात ऐसी मत करो, थोड़ा ऐसे लगा के खुद को सोशल ये करो, सोशल डिस्टेंसिंग में करो। लेकिन लोग बात कर रहे हैं, लोग हंसी मजाक कर रहे हैं, खुले आम कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं। इसीलिए अभी रेलवे खुलने के बाद ज़्यादा ही बढ़ने लगे हैं। मुंबई नहीं, पूरा राज्य में बढ़ रहे हैं। अभी अभी मैंने सुना कि नासिक में डायरेक्ट बहुत ही मात्रा से रुग्ण पाए गए। तो मुझे लगता है ये बहुत ही चिंताजनक बात है। और लॉकडाउन करना है क्या, तो नहीं, लेकिन ऐसा ही सिलसिला चलता रहा पूरा राज्य में 13 या 14 जिले में एक पेशेंट ज़्यादा पा रहे मिल रहे, तो मुझे लगता है ये चिंता की। इस पर तमाम जानकारी देने के लिए महाराष्ट्र से हमारे संवाददाता मुरारी सिंह जुड़ गए हैं। मुरारी, महाराष्ट्र में लगातार कोरोना के केस एक बार फिर से बढ़ने शुरू हो गए हैं। अगर मौजूदा स्थिति की बात करें तो क्या स्थिति है वहां पर अब? देखिए, अगर कोरोना की बात करें तो यहाँ पर स्थिति अब काफी खराब होती जा रही है। 1 फरवरी से मुंबई लोकल ट्रेन शुरू हुई है, उसके बाद 15 तारीख यानी 2 दिन पहले जो रिपोर्ट आई है उसमें 26% से लेकर 28% तक की बढ़ोतरी हुई है। मुंबई के 4 से 5 ऐसे इलाके हैं जो कंटेनमेंट जोन में घोषित हो गए हैं। सैकड़ों सोसाइटी है जहां पर ताले लग चुके हैं। तो ये कहना गलत नहीं है कि जो आंकड़ा है कोरोना संक्रमण कर सकते हैं, पार्ट 2 मुंबई में शुरू हो चुका है। लोकल ट्रेन, भाजी मार्केट, हर जगह जो गर्दी बढ़ रही है, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, और इसी का नतीजा है कि मुंबई फिर दूसरी बार कोरोना की चपेट में आ रही है। जी, तो मुरारी सिंह, अगर बात करें वैक्सीन की, तो वैक्सीन भी हालांकि आ गई है और लगातार इसके बावजूद भी कोरोना के केस ऐसे बढ़ना, कहीं ना कहीं तो इसको सवालिया निशान जरूर खड़े होते हैं। क्यों असर क्यों नहीं कर रहा यहाँ पर ऐसे? देखिए, वैक्सीन आ चुकी है, लेकिन वैक्सीन अभी स्वास्थ्य कर्मियों को लगी है। दूसरे कड़ी में पुलिसकर्मी, बृहन मुंबई महानगर पालिका, आम आदमी तक अभी पूरी तरह से कोविड का टीका नहीं पहुंचा है। लेकिन कोविड का जैसे दवा आई उसके बाद मानो कि लोगों के अंदर से डर ही खत्म हो गया कोरोना का, और इसी का नतीजा है कि मुंबई का मुलुंड का इलाका हो, चेंबूर का हो, पंत नगर हो, मुंबई का बोरीवली हो या फिर अंधेरी का इलाका हो, इन इलाके में कोरोना पॉजिटिव के संख्या प्रतिदिन 100 से 125 लगातार बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि मुंबई की जो मेयर थी उन्होंने मीडिया से बात करते हुए सख्त लहजे में चेतावनी दिया। उन्होंने कहा कि अगर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे, मास्क नहीं लगाएंगे, तो इसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी और आने वाले समय में कड़े नियम भी लग सकते हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी इस मामले में गंभीरता लेते हुए कहा कि लोग लोकल ट्रेनों में सफर करें, अगर कहीं आ जा रहे हैं तो जो गाइडलाइन है उसका फॉलो करें, और उन्होंने जिला अधिकारी को भी आदेश दिया है कि आप इस मामले में गंभीरता लें, जांच करें, जो भी जो कानून का उल्लंघन कर रहा है उसके ऊपर कार्रवाई करें। बावजूद उसके स्थिति नियंत्रण में नहीं आ रही है, जो महाराष्ट्र सरकार सहित बृहन मुंबई महानगर पालिका के लिए चिंता का विषय है। बिल्कुल मुरारी सिंह, अगर बात करें कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर, कहीं ना कहीं तो लोगों की जो लापरवाही है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। हालांकि यहाँ पर प्रशासन भी, सरकार भी लगातार अपील कर रहे हैं कि मास्क लगाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और अभी फिलहाल वैक्सीन तो आ गई है, लेकिन अभी भी इसको यही बताया जा रहा है कि जो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग यही हमारी वैक्सीन है फिलहाल। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी लापरवाही देखना कहीं ना कहीं तो आने वाले समय में लॉकडाउन को लेकर इशारा कर रहा है। जी, ये कहना गलत नहीं होगा, और यही मुंबई की मेयर भी इशारा दी। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हालात खराब हो रहे हैं, लोग अगर सतर्क नहीं रहे, सुरक्षित नहीं रहे, तो हालात बिगड़ सकते हैं और मजबूरी में कदम उठाना पड़ सकता है। हालांकि जिस तरीके से 15 दिन में एवरेज बढ़ा है, इसका जो है कि आरोप कर सकते हैं कि मुंबई की लोकल ट्रेन पर लगाई जा रही है। लेकिन दादर, मुंबई के दादर मार्केट की बात करें या वासी मार्केट की, या फिर जो हर इलाके के भाजी मार्केट होते हैं, यहाँ पर
सैकड़ों की संख्या में लोग जमा होते हैं, इकट्ठा होते हैं, लेकिन वहां पर कोई सोशल डिस्टेंसिंग या किसी के मुंह पर मास्क नहीं होता है। यही वजह है कि लगातार स्थिति खराब हो रही है। अब ऐसे में बृहन मुंबई महानगर पालिका जरूर कोई एक्शन ले सकती है, क्योंकि अभी भी जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, चाहे बोरीवली के हो, मुलुंड के हो, चेंबूर के हो, या जो कंटेनमेंट इलाके घोषित किए गए हैं, वहां से भी अभी कोरोना पॉजिटिव के केस मिल रहे हैं, जिसके लिए लोगों को भी सतर्क और सुरक्षित रहने की जरूरत है, खास करके जो मुंबई सहित आसपास के इलाकों में रहते हैं। जी मुरारी सिंह, स्कूल की बात करें और ट्रेन की अगर बात करें, जिस तरीके से ट्रेन और स्कूल को खोल दिया गया है, कई राज्यों में सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया है कि अब कोरोना के घटते आंकड़े को लेकर अब एक्शन में आ चुकी हैं, जहां स्कूल को भी खोल दिया गया है कई जगह पर। लेकिन अगर महाराष्ट्र की अगर लगातार बात करें तो महाराष्ट्र में स्कूल की स्थिति कैसी है? क्या लगातार जिस तरीके से आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं कोरोना को लेकर, क्या एक बार फिर से स्कूल बंद हो सकता है? देखिए करिश्मा, ये कहना गलत नहीं है। खुद मुंबई की मेयर ने संकेत दिया है कि स्कूल खोलने के लिए जो समीक्षा की गई थी, जो तैयारी की गई थी, उस पर पुनः विचार किया जा सकता है। यानी कि अभी भी स्कूल खुलने में असमंजस है, क्योंकि आंकड़े यहाँ कोरोना पॉजिटिव के लगातार बढ़ रहे हैं। लोकल ट्रेन की बात करें तो यहाँ अभी टाइम टेबल से लोकल ट्रेन चल रही है, समय सीमा पर यात्री यात्रा कर रहे हैं, फुल टाइम के लिए लोकल नहीं शुरू हुई है। और ऐसे में ऐसी स्थिति है तो अगर पूरे टाइम के लिए लोकल शुरू होती है, स्कूल और कॉलेज अगर खोले जाते हैं तो हालात खराब हो सकते हैं। और यही वजह है कि महापौर ने कहा कि हमने मुख्यमंत्री सहित जिला अधिकारी और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ में लगातार समीक्षा कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि आगे किस तरीके की रणनीति तैयार की जाए, किस गाइडलाइन के तहत स्कूल, कॉलेज और लोकल को अनुमति दी जाए। जी तो मुरारी सिंह, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी साफ तौर पे कह दिया है कि लगातार के जो कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, सीधा सीधा असर जो इशारा कर रहे हैं वो लॉकडाउन को लेकर कर रहे हैं। क्या लगता है कि महाराष्ट्र सरकार ने जिस तरीके से लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि अपने मास्क लगाए, सोशल डिस्टेंसिंग करे, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, मामले और ऐसे बढ़ते गए तो लॉकडाउन बिल्कुल हो सकता है? क्या लोग अब जागरूक होंगे इसको लेकर? जी, ये कहना गलत नहीं होगा कि जागरूकता नहीं फैलेगी, क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री खुद इस मामले में गंभीरता लेकर वो जनता से अपील कर रहे हैं। और यही वजह है, आपको बताएं करिश्मा, की कोरोना काल में मुंबई की स्थिति ऐसी थी कि अस्पताल में मरीजों की जगह नहीं थी, कई कई दिनों तक डेड बॉडी जो है अस्पतालों में पड़ी थी। समय और आनंद फानन में न जाने कितने कोविड सेंटर बनाने पड़े थे, त्राइमाम मचा हुआ था। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री नहीं चाहते हैं कि दोबारा इस तरीके की स्थिति बने। और यही वजह है कि वो लगातार जिला अधिकारी और पुलिस यंत्रणा के साथ भी लगातार बातचीत कर रहे हैं, ताकि नाकाबंदी किया जाए, जहां भी समारोह हो रहे हैं वहां पे नजर रखा जाए, जहां पे भीड़ भाड़ इकट्ठा हो रही है वहां पे नजर रखा जाए। इन तमाम पहलुओं को लेकर लगातार चर्चाएं बढ़ रही है, लेकिन चिंता कहीं से कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुरारी सिंह तमाम जानकारी देने के लिए। तो महाराष्ट्र में लगातार कोरोना का जो खतरा है वो बरकरार है। एक बार फिर से कोरोना के चपेट में वहाँ की आम जनता आ रही है और इसी साफ तौर पर उद्धव ठाकरे सरकार की अगर बात करें तो वो भी काफ़ी अलर्ट नज़र आ रहे हैं। अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिए हैं कि अगर जनता अगर मास्क नहीं लगाती, सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग नहीं करती तो आने वाले समय में स्थिति ऐसी हो जाएगी, मजबूरन लॉकडाउन लगाना पड़ जाएगा। और लॉकडाउन एक बार फिर से महाराष्ट्र में लग गया तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था पर एक बार फिर से चपेट में आ जाएगी, अर्थव्यवस्था पर सीधा असर देखने को मिलेगा और इसका सीधा असर आम जनता को भी भुगतना पड़ेगा। लगातार महाराष्ट्र में आए दिन कोरोना का जो खतरा वो बरकरार है, आंकड़े लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर कोविड-19 को लेकर प्रशासन है, सरकार है, पूरी तरीके से अलर्ट हो चुकी है।
तो रुक करते हैं अगली खबर का। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने 2 इनामी नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया ये जा रहा है कि दोनों नक्सली पूर्व विधायक भीमा मंडावी के हत्या में शामिल थे। दरअसल बस्तर के दंतेवाड़ा में लोन वराटू अभियान चलाया जा रहा है और दूसरी तरफ नक्सली उन्मूलन अभियान के तहत 2 इनामी नक्सली को तेलंगाना से गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक के मुताबिक 8 लाख का इनामी नक्सली गुड्डी माडवी पवाटून और नंबर 26 का डिप्टी कमांडर बताया जा रहा है और पेले गुंडी कटे कल्याण एरिया कमेटी का कमांडर है। यानी कि दोनों भीमा मंडावी पूर्व विधायक की हत्या में शामिल थे, जहां एनआईए और जिला पुलिस बल दोनों नक्सली की तलाश में थे। दो हार्डकोर माओवादी गिरफ्तार किए गए, जिसमें कि गुड्डी मारवी जो कि कटे कल्याण एरिया कमेटी सदस्य और प्लेटून नंबर 26 का डिप्टी कमांडर, छत्तीसगढ़ शासन से 8 लाख का इनामी। एनआईए से भीमा मंडावी केस में नामजद नॉन वेरिएबल वारंट इस पर इशूड है, 50,000 का इनामी और एसपी दंतेवाड़ा द्वारा 10,000 का इनाम घोषित था। जबकि दूसरा डेंगे गुड्डी जो है, जो भी कटे कल्याण एरिया कमेटी सदस्य था, संपूर्ण कटे कल्याण एरिया के जनताना सरकार का ये अध्यक्ष था एरिया कमेटी लेवल का। इसके खिलाफ भी 2 मामले नामांकित थे। ये भी 5 लाख का इनामी था छत्तीसगढ़ शासन से और 10,000 का एसपी दंतेवाड़ा द्वारा इसके ऊपर इनाम घोषित था। ये दोनों कटे कल्याण एरिया में काफ़ी बड़ी घटनाओं में शामिल रहे हैं। इनके गिरफ्तारी से इलाके में शांति आएगी। इनसे पूछताछ में अहम खुलासे हुए। जो गुड्डी मारवी था वो भीमा मंडावी माननीय तत्कालीन विधायक भीमा मंडावी की गाड़ी को उड़ाने की असॉल्ट टीम में ये इन्वॉल्व था और गाड़ी को ब्लास्ट करने के बाद एक आरक्षक की इसने पत्थर मार मार के फड़ फोड़ के हत्या कर दी और वेपन लूट के ले आने में भी इसी का हाथ था। निश्चित रूप से इसको भी गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा। उसके बाद एनआईए भी, क्योंकि भीमा मंडावी केस को एनआईए इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो एनआईए से पूछताछ करेगी और उसमें काफ़ी अहम खुलासे होंगे। इसने ये भी खुलासा किया है कि हुर्रा भी असॉल्ट टीम में था और उसने भी फायरिंग की थी, जिसको दंतेवाड़ा पुलिस ने 2019 में एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। निश्चित रूप से पिछले 2-3 वर्षों में जिस तरह से दंतेवाड़ा में इनामी नक्सली ढेर हुए हैं, गिरफ्तार हुए हैं, सरेंडर हुए हैं, अमन शांति आ रही है और हमें भरोसा है कि आने वाले समय में और भी इनामी नक्सली गिरफ्तार होंगे, एनकाउंटर में मारे जाएंगे। आज मैं मीडिया के माध्यम से माओवादियों से अपील करता हूं कि दरबार डिवीजन के सारे माओवादी लोन वराटू अभियान का फ़ायदा उठाकर आत्मसमर्पण कर लें और अपनी जिंदगी, अच्छी ज़िंदगी जिए, अन्यथा विधि संगत कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। इस पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता एसडी राज जुड़ गए हैं। एसडी राज, बड़ी खबर है, जहां एक तरफ तो लोन वराटू अभियान शुरू हो चुका है, तो दूसरी तरफ अब 2 नक्सली इनामी, वो भी इनामी नक्सलियों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। इसको लेकर क्या अधिक जानकारी मिल रही है? जी करिश्मा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में जो नक्सल उन्मूलन अभियान जो चल रहा है, उन्मूलन अभियान के तहत तेलंगाना पुलिस के द्वारा तेलंगाना सपोर्ट और छत्तीसगढ़ सपोर्ट में, दोनों के सपोर्ट में तेलंगाना से कल 2 नक्सलियों को गिरफ्तार करके छत्तीसगढ़ लाया गया था, जो कि वो बड़े नक्सली लीडर थे और जिस एक के ऊपर 5 लाख और एक के ऊपर 8 लाख की इनाम घोषित था। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये नक्सली जो थे, जो पकड़ाए हैं, ये नक्सली पूर्व विधायक भीमा मंडावी के हत्या में भी शामिल थे, बताया जा रहा था। इससे कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ पुलिस को बहुत सारी सफलताएं हासिल होगी और बहुत सारी जानकारी प्राप्त होगी। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, भीमा मंडावी की हत्या होके कम से कम 4 साल हो गई है। 4 साल पहले जब हत्या हुई थी, उसके बाद इनकी एएनआई में जांच चल रही है, एएनआई कोर्ट में केस भी चल रही है। उसके बाद जब ये इन 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया जाता है, तो मैं आपको कहीं ना कहीं बताऊंगा कि कहीं ना कहीं बहुत सारी जानकारी और बहुत सारी सूचनाएं इनके द्वारा शासन को मिलेगी, जिससे कि बहुत सारी सुविधा मिलेगी। जी अगर बात करें, जो ये बताया जा रहा है, 2 नक्सलियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और पूर्व विधायक की हत्या का मामला इनके पर दर्ज है, क्या कुछ जानकारी ये भी मिल रही है कि इनके साथ कोई और भी अपराधी शामिल थे? आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि अभी तो इनको सरेंडर पकड़ा गया है, गिरफ्तार किया गया है। अभी इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और उसके बाद जब इन्होंने जो सूचनाएं देंगे तो उसको तो अभी शासन द्वारा अभी सामने नहीं रखा जाएगा, क्योंकि ये सूत्रों से जैसे जानकारी मिल रही है हमको कि इन्होंने बहुत सारी जानकारी पुलिस विभाग को दी है और पुलिस विभाग के पास आई है। जैसे कि भीमा मंडावी जब उनकी हत्या हुई, तो जब यहाँ की छत्तीसगढ़ की सरकार बीजेपी की सरकार थी और वो भीमा मंडावी जी जो थे वो बीजेपी के विधायक थे, उस समय में जब ये घटना हुई थी
और जब ब्लास्टिंग में इनको उड़ाया गया था तब ये भी कहा जा रहा था कि ये कोई साजिश के तहत रचा गया है। तो ऐसी कोई जानकारी तो अभी तो नहीं आई है, लेकिन मैं तो आपको ये कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं पूरी जानकारी कुछ दिन में जरूर सामने आ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीनाथ तमाम जानकारी देने के लिए। राजधानी लाइव के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज बुलेटिन का आगाज करते हैं। कृषि कानूनों को लेकर सरकार और आंदोलनकारी किसानों के बीच गतिरोध वो लगातार बरकरार है। एक तरफ प्रदर्शनकारी किसान कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हैं, तो वहीं दूसरी सरकार संशोधन की बात कर रही है। अपनी मांगों को पूरा न होते देख ये किसान अब सरकार के साथ आर पार के मूड में दिखाई दे रही है। और इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि हमारा संघर्ष और तेज होगा। तीनों कानूनों के विरोध में किसान मोर्चा ने कहा कि आज देश भर में रेल रोको अभियान चलाया जाएगा। किसान संगठनों की ओर से 4 घंटे के लिए रेल रोको अभियान चलाया जाएगा। किसानों के इस आंदोलन को देखते हुए रेलवे ने सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ा दी है। किसी भी अनहोनी की आशंका को देखते हुए भारी सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। रेल रोको अभियान दोपहर 12 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक चलाया जाएगा। रेलवे की ओर से पंजाब, हरियाणा, यूपी और पश्चिम बंगाल पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए 20 अतिरिक्त कंपनियों की तैनाती की गई है। और आपको बता दें, संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि 18 फरवरी को देश भर में रेल रोको कार्यक्रम में सभी से शांतिमय प्रदर्शन की अपील की जाती है। दोपहर 12 से 4 बजे तक रेल रोकने का कार्यक्रम है, जिसमें देश भर में समर्थन की उम्मीद है। तो किसानों का प्रदर्शन लगातार है, तो दूसरी तरफ सरकार और किसानों के जो गतिरोध है वो लगातार बरकरार है। 85 दिन हो चुके हैं किसानों के प्रदर्शन को। दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर किसान बैठे हैं और कई राज्यों से किसान अभी भी दिल्ली के बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं, किसानों के समर्थन में पहुंच रहे हैं और आंदोलन को और तेज करने की बात कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ जहां आज देश भर में रेल रोको अभियान चलाया जा रहा है, पुलिस की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। पुलिस का भी साफ तौर पर कहना है कि चप्पे चप्पे पे हमारी निगरानी रहेगी, कोई भी अनहोनी की संभावना नहीं जताई जा रही फिलहाल, और लोगों से भी अपील की जा रही है। और साथ ही अगर बता दें आपको, किसान की बात करें तो किसानों से भी अपील की जा रही है कि शांतिपूर्ण तरीके से रेल रोको अभियान चलाया जाए। कोई असामाजिक तत्व की ये भी जो आशंका जताई जा रही है, उस पर भी पुलिस प्रशासन की तरफ से ये ध्यान रखा जा रहा है, पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। आपको बता दें, सरकार किसानों के बीच गतिरोध लगातार बरकरार है। 85 दिन हो चुके हैं किसानों के प्रदर्शन को और चप्पे चप्पे पर पुलिस की नज़र बनी हुई है। पुलिस की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर निगरानी रखी गई है। और आपको बता दें, हरियाणा, यूपी और पंजाब की बात करें तो यहाँ पर भी निगरानी कड़ी रखी गई है। तो इस पे तमाम जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता हरियाणा के अंबाला से जुड़ गए हैं अंकुर कपूर। अंकुर, आज रेल रोको अभियान जारी है और आपको बता दें कि 12 बजे से सही 4 बजे तक ये रेल रोको अभियान चलाया जाएगा। अगर बात करें वहाँ की स्थिति की, तो फिलहाल अभी क्या मौजूदा स्थिति है वहाँ पे? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें किसानों ऐलान के साथ ही अब रेलवे ने भी अपनी कमर कस ली है। हर प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए रेलवे यहाँ पर बिल्कुल तैयार दिखाई दे रहा है। कल से ही जब बड़े अधिकारियों की यहाँ मीटिंग हो चुकी थी और यहाँ पर सारे इंतजाम पुख्ता कर लिए गए हैं। जो यहाँ के जो अंबाला रेल मंडल के एडिशनल डीआरएम है, उनसे भी हमारी बातचीत हुई है। उन्होंने भी रेलवे का जो एक्शन प्लान है उसकी जानकारी हमें दी है। उन्होंने बताया है कि किसानों के आंदोलन को लेकर वो पूरी तरीके से तैयार हैं और इसके लिए उन्होंने एक इमरजेंसी कंट्रोल रूम तैयार किया है
जो रेल रोको आंदोलन के सभी ट्रेनों को जो सभी रेलवे स्टेशनों पर रोक दिया जाएगा ताकि यात्रियों को खाने पीने की सुविधा भी मिल सके। और उन्होंने ये भी बताया कि रेलवे स्टेशनों पर अतिरिक्त आरपीएफ की टीमें तैनात की जाएंगी और जो निरंतर लोकल प्रशासन के संपर्क में रहेंगी। रेल अधिकारियों के मुताबिक जो अंबाला में जो आंदोलन आज होने वाला है उसके लिए यहाँ पर सिर्फ 4 ट्रेनें रुकी और उसका जो पूरा रेल एक्शन प्लान है वो तैयार कर लिया गया है। और उन्होंने ये भी बड़ी जानकारी दी है कि किसी भी उपद्रव को यहाँ पर घुसने नहीं दिया जाएगा। जो यहाँ पर आंदोलन किया जाएगा किसानों पर, उसके ऊपर पैनी नजर रखी जाएगी। अगर कोई उपद्रव करता नजर आएगा तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। तो दूसरी तरफ जब हमने यहाँ पर जो गुलाब सिंह है, उप प्रधान है किसानों के, उनसे भी बात की तो उन्होंने भी यही कहा कि जब हमने पूछा कि आपकी रणनीति क्या रहेगी तो उन्होंने साफ शब्दों में यही कहा है कि जो अंबाला में हमारी जो रणनीति है उसके तहत अंबाला में जो दिल्ली अमृतसर रेल ट्रैक को नेशनल हाईवे के साथ जो सटा गांव है शाहपुर, हम वहां पर यहाँ पर ब्लॉक करेंगे। और जो रेल आंदोलन है उसको लेकर हम अपने साथियों को भी बताया कि शांतिपूर्ण तरीके से हम यहाँ पर रेल को जो हमारा आंदोलन है उसको निभाएंगे आगे। तो अंकुर, अगर बात करें रेल रोको अभियान तो आज देश भर में किया जाएगा किसानों की तरफ से, लेकिन अगर पुलिस प्रशासन की तरफ से अगर बातचीत की हो तो उन्होंने ये साफ कहा है कि असामाजिक तत्व की संभावना बताई जा रही है इसी दौरान। जी बिल्कुल, जैसे कि पहले भी उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि दिल्ली में इन्होंने बोला था कि हमने जो ट्रैक्टर मार्च करना है उसको लेकर बड़े सही ढंग से हम चलेंगे, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन फिर भी कई उपद्रवी इसमें घुस गए थे तो उसको लेकर अब यहाँ पर जो प्रशासन है वो पूरे तरीके से अलर्ट बताया जा रहा है। और ये साफ शब्दों में ये जो यहाँ पर ऑफिसर हैं वो साफ शब्दों में बोल रहे हैं कि सभी स्टेशनों पर हमारी पैनी नजर है। अगर कोई भी उपद्रव करता हुआ नजर आएगा कोई भी व्यक्ति तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। स्थिति क्या है, अगर किसानों से अगर बातचीत की होगी, क्या उन्होंने साफ तौर पर बोला है कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया जाएगा? क्योंकि अगर जिस तरीके से बताया जा रहा था हर दिन हर कोई भी बातचीत होती है उसमें तो उम्मीद यही लगाई जाती है, कोई भी अगर बात करें रणनीति की तो उसमें ये कहा जाता है कि जो भी रणनीति होगी वो शांतिपूर्ण तरीके से होगी। लेकिन अगर दिल्ली हिंसा की बात करें, दिल्ली हिंसा को लेकर हर लोगों के मन में एक डर बैठा हुआ है, तो वहीं आज अगर देश भर में भी रेल रोको अभियान है तो उसको लेकर किसानों का क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, जो अंबाला में यहाँ पर गुलाब सिंह है जो उप प्रधान है, जो शंभू बॉर्डर पर यहाँ पर किसानों का नेतृत्व कर रहे हैं। और अब उन्होंने एक जो अपना रणनीति के तहत जो हमें बताया है कि हमारी जो रणनीति है वो दिल्ली अमृतसर रेल ट्रैक है जो नेशनल हाईवे के साथ यहाँ पर एक गाँव है शाहपुर, हम वहाँ पर ब्लॉक करेंगे। और हमने सभी साथियों को यहाँ पर निर्देश दिए हैं कि सभी साथी शांति बनाए रखेंगे और किसी भी प्रकार का कोई उपद्रवी हमारे यहाँ पे घुसता है तो हम भी उस पर नजर रखेंगे और उसको पुलिस के हवाले किया जाएगा। हमारी तरफ से कोई भी उपद्रव नहीं फैलाया जाएगा। शांतिपूर्ण तरीके से हमने जो ये रेल आंदोलन है उसको आगे बढ़ाना है। लेकिन और जो यहाँ पर जीआरएफ है, आरपीएफ है, उसके साथ भी हम अपना सहयोग बनाकर चलेंगे। बहुत शुक्रिया अंकुर कपूर तमाम जानकारी देने के लिए। तो इस पे तमाम जानकारी देने के लिए हमारे को संवाददाता मध्य प्रदेश से गणेश तिवारी जुड़ गए हैं। गणेश, आज रेल रोको अभियान है किसानों की तरफ से ऐलान किया हुआ है, तो इसको लेकर अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में क्या स्थिति देखने को मिल रही है? पुलिस प्रशासन कितना इंतजाम, पुलिस की तरफ से कितने इंतजाम किए गए हैं? देखिए करिश्मा, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पे चल रहे किसान आंदोलन का आज मध्य प्रदेश में भी किसान आंदोलन के तहत रेल रोको अभियान का जो सिलसिला है वो कार्य जारी किया जा रहा है। यहाँ पर भी 12 बजे से 4 बजे तक आज रेल रोको अभियान जारी रहेगा, जहां पर आप पूरी तरह से जो मध्य प्रदेश पुलिस है, जीआरपीएफ है और सीआरपीएफ है, पूरी तरह से इस पर तैनाती है उनकी और चप्पे चप्पे पर नजर है ताकि किसी तरह से यह आंदोलन ना हो। और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से इस पर जो किसान आंदोलन आज जो रेल रोको अभियान कर रहे हैं इसमें पुलिस थानों की भी सहायता ली जा रही है ताकि समस्त जो बड़े बड़े स्टेशन है वहां पर पुलिस की भी तैनाती की जाएगी ताकि किसी तरह से ऐसा कोई
अनहोनी ना हो या फिर ऐसा कोई किसानों की तरफ से उग्र प्रदर्शन ना देखने को मिले। तो गणेश तिवारी, अगर बात करें, किसान भी लगातार आए दिन ऐसे अपील भी कर रहे हैं लोगों से, किसानों से, अपने भाइयों से अपील कर रहे हैं कि इस प्रदर्शन में शामिल हो। अगर बात करें रेल रोको अभियान की, तो इसमें भी अब अपील करते हुए नजर आ रहा है। क्या लगता है कितने समर्थन में आज हो सकते हैं किसान और जनता? देखिए करिश्मा, पहले सबसे पहले बात तो मध्य प्रदेश की बात करें तो पहले मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन पूरी तरह से फीका पड़ा हुआ था। लेकिन अब धीरे धीरे किसान आंदोलन जब से राकेश टिकैत के आह्वान के बाद से अब किसान आंदोलन मध्य प्रदेश में एक तरह से किसानों के समर्थन में तेजी से किसान जुड़ रहे हैं। और यही वजह है कि अब मध्य प्रदेश में भी किसान आंदोलन जोर पकड़ता नजर आ रहा है। और आज रेल रोको अभियान के तहत आज आशंका है कि भारी मात्रा में किसान रेल रोको अभियान में सम्मिलित हो सकते हैं, जिसके तहत पूरी तरह से जी। तो गणेश, क्या लगता है, आए दिन ऐसे रणनीति बनाई जाती है किसानों की तरफ से, किसान और सरकार से एक ही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कृषि कानून को रद्द किया जाए। क्या अब रेल रोको अभियान से किसान जो इन्होंने ऐलान किया है कि रेल रोको अभियान का, क्या लगता है सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है? क्या इस अभियान से कहीं ना कहीं असर देखने को मिलेगा सरकार पर? देखिए निश्चित तौर पर से आज करीब 3 महीने हो गए हैं, किसान आंदोलन 3 महीनों से चल रहा है और लगातार सरकार पर किसी न किसी तरह से दबाव बनाने का प्रयास किया गया है। लगातार किसानों की मांग है, जो कृषि कानून बिल आए हैं उन्हें सरकार को वापस लेना चाहिए। लेकिन हालांकि सरकार लगातार कहते हुए आई है कि हम इसमें संशोधन करने को तैयार हैं और सारी चीजें, किसानों की बातें मानने को तैयार है। लेकिन किसान एक ही बात पर अड़िग है कि यह कृषि कानून बिल है, इसे वापस लिया जाए, इसे रद्द किया जाए। तो लगातार कृषि कानून बिल को रद्द कराने के लिए किसान लगातार नई नई रणनीतियां, और जो संगठन है, किसान संगठन है, वो नई नई रणनीतियां अपनाते नजर आए हैं। चाहे वो किसी तरह के आंदोलन हो या फिर आज रेल रोको आंदोलन हो, कहीं ना कहीं इस पर से सरकार पर निश्चित तौर पर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि कि सरकार दबाव में आकर जो कृषि कानून बिल है उसे वापस ले ले। तो गणेश, एक तरफ तो ये भी कहा जा रहा है, अगर बात करें मध्य प्रदेश की सरकार की, यानी कि शिवराज की, तो एक तरफ वो भी कह रही हैं कि मैं भी एक किसान परिवार से हूँ, किसान परिवार से हूँ, और मुझे इससे कृषि कानून जो लागू किया गया है उसमें मुझे कोई भी काला कुछ नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन इसके बावजूद भी किसानों को समझाने में असमर्थ क्यों है सरकार? देखिए कहीं ना कहीं इस आंदोलन पर कांग्रेस ने पूरी तरह से जोर दिया है, कांग्रेस का लगातार समर्थन रहा है। जहां कांग्रेस के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है, ऐसे में कांग्रेस को एक ही मुद्दा सामने नजर आया, वो है किसान आंदोलन, और उस पर कांग्रेस लगातार किसानों का समर्थन करती नजर आई है। हालांकि अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की बात करें, तो लगातार उन्होंने कई ऐसे संगठनों से बात की है, उन्हें जागरूक किया है, उन्हें समझाने की कोशिश की है। और यही वजह रही कि जब पूरे देश में किसान आंदोलन लगातार जोरों से चल रहा था, तो मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं यह किसान आंदोलन फीका नजर आया था। और यही वजह रही कि दिल्ली सटे बॉर्डर पर जब किसान आंदोलन लगातार बैठे थे, तो मध्य प्रदेश से कम ही संगठन, ऐसे कुछ ही संगठन जो दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन में सम्मिलित हुए थे। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों को जागरूक करने में सफल भी नजर आए हैं। और मध्य प्रदेश की बात करें तो जगह जगह पर किसान आंदोलन को जागरूकता के तहत एक भाजपा ने ऐसे कई सुयोजित ढंग से कार्यक्रम आयोजित किए, जहां पर किसानों को बुलाकर उन्हें बाकायदे उन्हें इस बारे में समझाया गया। किसान जो बिल है, कृषि कानून बिल है, उसके फायदे बताए गए। तो कहीं ना कहीं हालांकि यह देखने में आया है कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन फीका नजर आया है, और कई ऐसे आंदोलन हुए, लेकिन मध्य प्रदेश में इस तरह के आंदोलन सफल नजर नहीं आए। लेकिन गणेश, एक तरफ तो वहां की सरकार भी कह रही है कि मध्य प्रदेश से ऐसे किसान परेशान नहीं है। जी हाँ, निश्चित तौर पर देखिए कई ऐसे किसान की बात करें तो मध्य प्रदेश में जहां तक बात सामने आ रही है, कई किसानों का साफ तौर पर कहना है कि वो कृषि कानून बिल का किसी तरह से विरोध नहीं करते हैं। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गणेश तिवारी तमाम जानकारी देने के लिए। तो इसमें तमाम जानकारी देने के लिए हमारे कुछ संवाददाता पंजाब के भटिंडा से जुड़ गए हैं। अमनदीप, लगातार आज किसानों का जिस तरीके से प्रदर्शन जारी है, 3 महीने होने वाले हैं किसानों के प्रदर्शन को। रेल रोको अभियान की अगर बात करें, देश भर में रेल रोको अभियान शुरू होगा। अगर मौजूदा स्थिति पंजाब की बात करें, पुलिस प्रशासन की तरफ से कितने इंतजाम किए गए हैं?
कृष्णा बताना चाहेंगे जो तीन खेती बाड़ी बिलों को लेकर किसानों का दिल्ली में जो किसान मोर्चा चल रहा है, संयुक्त किसान मोर्चे द्वारा जो आदेश दिए गए थे, उसी के चलते आज 12 बजे से लेकर 4 बजे तक पंजाब पूरे भारत में ही रेल रोकने का ऐलान किया गया था। और इसी के चलते पंजाब की बात करें, इसको लेकर किसानों द्वारा पहले ही तैयारियां शुरू कर दी गई थी, गांव-गांव में जाकर इसका प्रचार शुरू कर दिया था और बड़ी संख्या में किसानों को लामबंद करके इसको सफल करने के लिए प्रयत्न जारी कर दिए थे। पुलिस की सुरक्षा की बात करें तो बड़ी संख्या में जीआरपी और जो है पंजाब पुलिस द्वारा इसको सुरक्षित शांतिपूर्ण जो धरने को समाप्त करवाने के लिए अपने यत्न किए गए हैं और धरना स्थलों पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात करने की बात की जा रही है। जी कृष्णा। अमनदीप, जिस तरीके से किसानों की तरफ से लगातार अपील भी किए जा रहे हैं कि इस आंदोलन को और तेज करने के लिए हमारे साथ आइए, लेकिन अगर बात करें आज की स्थिति की, रेल रोको अभियान है पूरे देश भर में, तो इस दौरान कितनी तादाद में किसान उनके समर्थन में आ सकते हैं? जी बिल्कुल, संयुक्त मोर्चे द्वारा जो भी आदेश दिए जाते हैं उनका इन दिन पालन करने के लिए पंजाब में इसके लिए एक नई तरह के प्रचार शुरू कर दिया जाता है। जैसे पिछले दिनों जो सर छोटू राम का जन्म दिवस मनाना था, उसको लेकर पहले ही तैयारियां शुरू कर दी थी। इसी के पड़ाव में अगला जो है आज रेल रोको है, इसको लेकर ही पहले से तैयारियां शुरू कर दी हैं। किसानों द्वारा बकायदा पहला एक प्लान किया गया भी कहाँ से रेल रोकनी है, जो रेलवे ट्रैक रोकनी है 12 से 4 बजे तक, उसको लेकर पहले ही निश्चित जगह कर ली गई थी और प्रशासन को इसकी सूचना पहले ही दे दी गई थी। वे इस जगह पर शांतिपूर्ण जो है धरना देंगे और उनके द्वारा बड़ी संख्या में गांव-गांव जाकर इसका प्रचार किया गया और लोगों को बड़ी संख्या में इस धरने में शामिल होने के लिए अपील की गई। जी कृष्णा। तरफ तो पहले कोरोना के चलते तमाम चीज़ें बंद कर दी गई थी, रेल ट्रेनें बंद कर दी गई थी, अब स्कूल बंद कर दिए गए थे, लेकिन अब जब शुरुआत हुई धीरे धीरे ट्रेनों की, लोगों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। और अगर यात्रियों की बात करें तो यात्रियों का क्या कुछ कहना है, जिसका सीधा असर क्या सरकार पर देखने को मिल सकता है? कृष्णा, जो 3 खेती बाड़ी कानूनों को रद्द करवाने के लिए किसानों द्वारा लगातार जो है नए प्रदर्शन का ऐलान किया जा रहा है, उसी कड़ी का यह हिस्सा है 12 से 4 बजे तक जो रेल रोको आंदोलन। इसका ऐलान करीब 1 हफ्ते पहले ही संयुक्त किसान मोर्चे द्वारा कर दिया गया था और लोगों को अपील की गई थी प्लीज जो है रेल द्वारा यात्रा ना करें, क्योंकि उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और उनके द्वारा अपील भी की गई थी भी वह उनके इस शांतिपूर्ण धरने को कामयाब करने के लिए उनका साथ दें। और इसी क्रम में आज बठिंडा में अगर बात करें, बठिंडा में 4 जगह जो रेलवे ट्रैक है वहाँ रोके जाएंगे 12 से 4 बजे तक और यह धरना पूरी तरह शांतमयी रहेगा। जी मनदीप, क्या लगता है कि आज पुलिस प्रशासन की तरफ से तो इंतजाम तो किए गए हैं, ये भी कहा जा रहा है चप्पे चप्पे पर नजर है पुलिस की, लेकिन क्या लगता है कि आज असामाजिक तत्व की आशंका हो सकती है? कृष्णा बताना चाहेंगे, असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के लिए बकायदा जो किसानों द्वारा अपना एक जो है एक नौजवानों का विंग तैयार किया हुआ है, जो हर आदमी पर एक पैनी नजर रखते हैं यदि कुछ शराब किसी तरह का ना हो। और इसी के चलते उनके द्वारा यह यूनिट हर जगह पर तैनात होता है, जहाँ भी प्रदर्शन होता है वहाँ पे एक नौजवानों का एक वखरा विंग है जो हर व्यक्ति पर एक पैनी नजर रखता है कि कोई व्यक्ति शांतिपूर्ण धरने में किसी तरह का जो उल्लंघन है वो ना कर सके। और किसानों द्वारा बकायदा लोगों को अपील भी की जाती है यह उनका शांतिपूर्ण धरना है, इसको जो है हिंसक रूप देने की कोशिश मत की जाए। जी तरफ से कि क्या कुछ कहा जा रहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से रेल रोको अभियान शुरू होगा, या क्योंकि आए दिन ऐसे जब भी बैठक होती है कहीं ना कोई रणनीति बनाई जाती है किसानों की तरफ से। अगर आप फिलहाल की बात करें अभियान की, तो रेल रोको अभियान आज होगा, क्या शांतिपूर्ण तरीके से हो सकता है? किसानों की तरफ से कुछ ऐसा कहा जा रहा है? बिल्कुल, यह जो 12 से 4 बजे तक रेल रोको का आह्वान दिया है किसानों द्वारा, ये पूरी तरह शांतिपूर्ण रहेगा। इसकी तैयारियां पहले ही आरंभ कर दी गई थी किसानों द्वारा और गांव-गांव जाकर इसके लिए प्रचार भी शुरू कर दिया था और लोगों को शांत में इस धरने में शामिल होने के लिए अपील भी की गई थी। उनके द्वारा कहा भी वो अपने शांतिपूर्ण ढंग से अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे और केंद्र सरकार को अपील करते हैं भी वह जो 3 खेती बाड़ी अध्यादेश लेकर आई है इनको रद्द करे। जी अमनदीप, पंजाब हरियाणा की बात करें तो पंजाब हरियाणा के ज़्यादा किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और मेन केंद्र है वो पंजाब और हरियाणा है। पंजाब में स्थिति क्या है, किसानों का क्या कुछ कहना है, आगे की अब रणनीति क्या रहेगी सरकार को और दबाने के लिए? कृष्णा बताना चाहेंगे यह जो आंदोलन था जो पंजाब से शुरू होकर धीरे धीरे सभी राज्यों में फैलता चला गया है
और जो आप बात कह रहे हो भी किसानों का कहना भी जब तक यह 3 अध्यादेश वापस नहीं होंगे वह अपना जो दिल्ली चल रहा आंदोलन है उसको जारी रखेंगे। हर हालत में वह इसे जारी रखेंगे और लगातार पंजाब के गांव से ट्रैक्टर ट्राली है इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। अगर 3-4 जाते हैं तो 3-4 वापस भी आ जाते हैं। लोगों ने एक पड़ाव बना हुआ है कि एक गांव से 2 या 3 ट्राली लगातार जाएंगी और वहां से 2-3 ट्राली वापस आएंगी। यह क्रम लगातार जारी है और किसानों द्वारा कहना है जब तक ये 3 अध्यादेश वापस नहीं होंगे तब तक यह जो है अपना आंदोलन इसी तरह जारी रखेंगे। जी बहुत शुक्रिया अमनदीप कौशल तमाम जानकारी देने के लिए। तो लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी है और आज देश भर में रेल रोको अभियान शुरू होगा। तो इस पे तमाम जानकारी देने के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी जुड़ गए हैं। राजीव, आज रेल रोको अभियान है तो इसको लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से कितने इंतजाम किए गए हैं दिल्ली में? देखिए बिल्कुल बताया जिस तरीके से लगातार जो किसानों का आंदोलन है वो लगातार जारी है और कहीं न कहीं कह सकते हैं सीधे कहें तो सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो रेल रोको आंदोलन के द्वारा हो या फिर कह सकते हैं शहीदों को श्रद्धांजलि देने के द्वारा हो या फिर कहे महापंचायत के द्वारा हो, मगर तकरीबन हर तरीके से कोशिश की जा रही है कि ऐसी कानून को वापस कराना है और सरकार को झुकाना है। मगर जिस तरीके से सरकार भी बार बार साफ करती चली जा रही है कि कृषि कानून वापस नहीं होगा, मगर इसमें संशोधन यानी कि जो बदलाव किए जा सकते हैं तो उसके लिए वो तैयार है। और इसी को लेकर अमित शाह के साथ भी अभी 2 दिन पहले ही बैठक हुई है और कल भी कहीं न कहीं संजीव बालियान जो है वो जो लोकसभा मेंबर है उनके साथ भी आज उनके कल के घर पर भी बैठक हुई थी और कहीं न कहीं किसान संगठनों के नेता और बीजेपी के जो बड़े नेता थे वो भी इसके अंदर शामिल हुए थे। मगर कोशिश ये की जा रही थी कि किसानों को किसी भी तरीके से मनाया जाए या फिर कृषि कानून को लेकर जो इसमें उनकी जो दुविधा है उनको दूर किया जाए। मगर कल भी कोई बातचीत का नतीजा नहीं निकलता नजर आया और उसको लेकर भी कहीं न कहीं कोशिश की गई थी कि जो रेल रोको आंदोलन है उनका उसको भी स्थगित करवाया जाए। मगर कहीं न कहीं किसानों ने स्पष्ट कर दिया कि कृषि कानून जब तक वापस नहीं होगा वो रेल रोको आंदोलन या फिर महापंचायत या फिर और तरीकों से कहीं न कहीं सरकार को एक मैसेज देते रहेंगे कि सरकार जब तक कृषि कानून वापस नहीं लेगी वो पीछे हटने वाले नहीं है। मगर देखना है आज जो कृषि रेल रोको अभियान जो यानी कि आंदोलन किया जा रहा है वो भी साफ है। कहीं न कहीं सरकार को इसीलिए मैसेज दिया जा रहा है कि सरकार कृषि कानून को वापस ले, मगर कृषि कानून को लिए सरकार बार बार साफ करती चली जा रही है कि कृषि कानून वापस नहीं होगा, सिर्फ उसमें बदलाव किया जा सकता है मगर वो भी किसानों के साथ बैठकर बातचीत करने के द्वारा ही किया जा सकता है। मगर अभी भी बारहवें दौर की बैठक जो है वो नहीं हो पाई है और कहीं न कहीं सरकार और किसानों की तरफ से अभी तक कोई डिसाइड नहीं की गई है। जी राजीव, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बात करें, सिंगू बॉर्डर में लगातार ऐसे आरोपी भी पकड़ में आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन पूरे एक्शन मोड पे है लेकिन उसके बावजूद भी एक के बाद एक ऐसे आरोपी सामने आ रहे हैं। हालांकि अगर बात करें तो अभी फिलहाल एक आरोपी है जो एसएचओ पर हमला किया था, लूट की वारदात को अंजाम दिया था, हालांकि उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन अगर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बात करें तो आज कितनी व्यवस्था की गई है पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहना है इस पर? देखिए बिल्कुल भाई जिस तरीके से बात करें किसान आंदोलन की और दिल्ली पुलिस की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसकी तो कहीं न कहीं दिल्ली पुलिस की सुरक्षा बिल्कुल बढ़ा दी गई है। यहाँ तक कि पहले गाजीपुर बॉर्डर को काफी बड़ी संख्या के अंदर छावनी के तौर पर बंद कर दिया गया था, यहाँ तक कि बॉर्डर सील की तरीके से ही काम किया जा रहा था। मगर अब जिस तरीके से घटना घटी है एसएचओ के ऊपर हमला किया गया है तो वो भी सिंधु बॉर्डर पे, तो कहीं न कहीं सिंधु बॉर्डर को भी अब बहुत ज्यादा सिक्योरिटी के टाइट कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस के तमाम एजेंसी सुरक्षा एजेंसियां वो लगी हुई है मगर हर तरीके से कोशिश की जा रही है कि किसानों को रोका जाए। मगर देखना होगा क्या आज किसान रोक पाते हैं क्योंकि उन्होंने रेल रोको आंदोलन का भी आह्वान किया हुआ है। मगर देखना है क्या रेल रोको आंदोलन से सरकार के ऊपर कितना फर्क पड़ने वाला है क्योंकि पुलिस व्यवस्था अपनी जगह पर है, किसानों का आंदोलन जो वो अपनी जगह पर है, मगर सरकार भी साफ करती जा रही है कि कृषि कानून वापस नहीं होगा। मगर देखना होगा क्या ये किसानों की जो रणनीति अक्टूबर तक की प्रदर्शन करने की वो कब तक किसानों की तरफ से रणनीति बनाई जा रही है, सरकार को एक समझाने की कोशिश की जा रही है, एक तरफ से ये भी कहा जाता है। लेकिन आज जो दिन है वो काफी अहम है और वो इसलिए क्योंकि रेल रोको अभियान है, वो सीधा असर किसानों को तो पड़ेगा ही लेकिन साथ में आम जनता को भी भुगतना पड़ रहा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तिवारी तमाम जानकारी देने के लिए। तो रुक करते हैं अगली खबर का। ईंधन की कीमतों में लगातार 10वें दिन तेजी के बाद देश में पेट्रोल की कीमत पहली बार 100 रुपए के पार चली गई है। राजस्थान में पेट्रोल ने शतक पूरा कर लिया है, जबकि मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी यह सैकड़ा लगाने के बेहद करीब
पहुंच गया है। सरकारी तेल कंपनियों की कीमत अधिसूचना के अनुसार पेट्रोल और डीजल के दाम में 25-25 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की गई है और यह ईंधन की खुदरा कीमतों में लगातार 9वें दिन की तेजी है। और इसके बाद राजस्थान के श्रीगंगानगर में पेट्रोल की दरें 100.13 रुपये प्रति लीटर पहुंच गई है। डीजल की बात करें तो डीजल की कीमतों में 92.13 रुपये प्रति लीटर ये दर्ज किया गया है। देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में आग लगी हुई है। सरकार को भी इसका एहसास है, लेकिन अब तक किसी तरह की राहत की बात नहीं की जा रही है, बल्कि बात अब ये हो रही है कि पेट्रोल डीजल की जगह कोई दूसरा ईंधन कैसे चलन में लाया जाए। और आपको बता दें कि देश इलेक्ट्रॉनिक कारें आ तो रही है, लेकिन उनकी पहुंच अभी आम आदमी तक नहीं बन पाई है। और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि मेरा सुझाव है कि यही वक्त है कि जब देश को वैकल्पिक ईंधन की ओर जाना चाहिए। मैं पहले से ही बिजली को ईंधन की तरह इस्तेमाल करने पर जोर दे रहा हूं, क्योंकि भारत में सरप्लस बिजली है। तो रुक करते अगली खबर का। उन्नाव में दिल दहलाने वाला एक मामला सामने आया है। दरअसल आपको बता दें, असोहा थाना क्षेत्र के बबूराहा गांव में बुधवार देर शाम एक खेत में 3 नाबालिग दलित लड़कियां बेहोशी की हालत में दुपट्टे से बंधी पड़ी मिली। इनमें 2 की मौत हो चुकी है, और जबकि एक को सीएचसी से जिला अस्पताल और उसके बाद कानपुर रेफर किया गया है। मौके पर पहुंची एसपी ने बताया कि जांच के बाद ही मौत की वजह स्पष्ट हो सकेगी। और आपको बता दें कि ईएमओ डॉक्टर विमल आर्या ने जहरीला पदार्थ निकलने से मौत की आशंका जताई है। और आपको ये भी बता दें कि बबूरा गांव के संतोष वर्मा की बेटी कोमल, सूरज पाल वर्मा की पुत्री काजल और सूरजवली की बेटी रोशनी दोपहर के बाद मवेशियों के लिए चारा लेने खेत में गई थी। और देर शाम तक जब तीनों घर नहीं पहुंची तो परिवार के लोगों ने उनकी खोजबीन शुरू कर दी। सूरजपाल के खेत में पहुंचे तो तीनों अचेत पड़ी थी और एक ही दुपट्टे से तीनों के हाथ बंधे थे। आपको बता दें कि कोमल और काजल की मौत हो चुकी थी और रोशनी की सांसें अभी चल रही है। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।